दोस्तों, हमारे देश में गृह मंत्री का पद कोई मामूली पद नहीं है। ये वो कुर्सी है जिस पर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ये वो कुर्सी है जिस पर बैठा हुआ आदमी करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। लेकिन आज जो आदमी इस कुर्सी पर बैठा है, उसकी कुर्सी हिल रही है। और ये कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, ये अब सच्चाई बनती जा रही है। जी हाँ, बात हो रही है अमित शाह की। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज अमित शाह लोकसभा में एक बड़ा बिल पेश करने वाले हैं। एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से जुड़ा बिल। सरकार कह रही है कि यह बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ पर निगरानी बढ़ाई जा सके, पारदर्शिता आए, जवाबदेही आए। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों असली सवाल ये नहीं है कि बिल क्या है। असली सवाल ये है कि क्या आज अमित शाह उन सवालों के जवाब देंगे जो पिछले कई हफ्तों से उनका पीछा कर रहे हैं। क्या आज वो 20 जुलाई को हुए छात्र आंदोलन पर बोलेंगे? क्या आज वो उन आरोपों का जवाब देंगे जो उन पर लग रहे हैं, या फिर आज भी वो सिर्फ बिल पेश करेंगे और चुपचाप निकल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो? दोस्तों, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अमित शाह का इस्तीफा अब कोई दूर की कौड़ी नहीं है। ये होकर रहेगा और शायद जल्दी होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दबाव इतना बढ़ चुका है कि अब उसे संभालना नामुमकिन होता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो हर रोज इस्तीफा मांग रहा है, दूसरी तरफ खुद एनडीए के सहयोगी हैं जो अंदर ही अंदर कुलबुला रहे हैं, तीसरी तरफ जनता है जो सड़कों पर है, और चौथी तरफ अदालतें हैं जहां याचिकाएं बढ़ती जा रही है। इतने मोर्चे पर एक साथ लड़ना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, और अमित शाह भी इंसान ही हैं, कोई भगवान नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको अमित शाह का पूरा हिसाब किताब सुनाऊंगा। वो सारे मामले जिन पर उनका नाम आया है, वो सारे विवाद जो उनकी पहचान बन गए हैं। क्योंकि जब तक आप पूरा इतिहास नहीं जानेंगे, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आज उनके इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये बरसों से चली आ रही कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों, अमित शाह का नाम पहली बार बड़े स्तर पर तब चर्चा में आया था जब वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। उस समय एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। सोहराबुद्दीन शेख का मामला। सोहराबुद्दीन एक ऐसा शख्स था जिसे कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था, और इस मामले में सीबीआई ने अमित शाह पर आरोप लगाए थे। इतने गंभीर आरोप कि उन्हें गिरफ्तार तक होना पड़ा था, कुछ महीने जेल में भी रहना पड़ा था, और तो और गुजरात से बाहर रहने का आदेश तक दिया गया था। सोचिए, एक राज्य का गृह राज्य मंत्री अपने ही राज्य में नहीं जा सकता। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। बाद में मामला अलग तरह से आगे बढ़ा, कोर्ट में बरी हो गए, लेकिन दाग तो लगा ही है अभी तक, और वो दाग आज तक कहीं ना कहीं चिपका हुआ है। दोस्तों, इसके बाद आया तुलसी राम प्रजापति का मामला। ये भी एक कथित मुठभेड़ का ही मामला था, इसमें भी अमित शाह का नाम आया। फिर आया हिरेन पांड्या हत्याकांड। हिरेन पांड्या खुद गुजरात के गृह मंत्री थे, उनकी हत्या हो गई थी, और इस पूरे मामले में भी अमित शाह की तरफ उंगलियां उठी थी। कहा गया कि हिरेन पांड्या के अमित शाह से रिश्ते ठीक नहीं थे, यानी शुरुआत से ही अमित शाह के दामन पर कुछ ना कुछ छींटे लगते रहे। हर बार अदालतों में मामले खिंचते रहे, हर बार साबित करना मुश्किल हुआ, लेकिन सवाल तो हमेशा उठते रहे। और दोस्तों, जब सवाल बार बार उठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता है। धुआं बिना आग के नहीं उठता, ये पुरानी कहावत है। दोस्तों, फिर अमित शाह जी दिल्ली आए, बीजेपी अध्यक्ष बने, और यहां आकर के उन्होंने अपना खेल और बड़े स्तर पर शुरू किया। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। हर चुनाव जीतने की मशीन, हर राज्य में सरकार बनाने का ठेका, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस का दौर। दोस्तों, ऑपरेशन लोटस क्या है? ये अब कोई गुप्त बात नहीं रही। ये वो खेल है जिसमें दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़े जाते हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, और बीजेपी की सरकार बनाई जाती है। कर्नाटक में ये हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गोवा में हुआ, अरुणाचल में हुआ, मणिपुर में हुआ, लगभग हर उस राज्य में हुआ जहां बीजेपी सीधे तौर पर चुनाव जीतने में नाकाम रही। और इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड माने जाते हैं अमित शाह। यानी लोकतंत्र की जो सबसे बुनियादी बात है कि जनता जिसे चुने वही सरकार बनाए, उस बुनियादी बात को ही धज्जी उड़ाने का काम किया गया। और ये काम एक बार नहीं, बार बार हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं कश्मीर की। धारा 370 हटी, सरकार ने बड़े ढोल नगाड़े बजाए, और उसके बाद कश्मीर में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी घाटी को महीनों तक बंद रखा गया, इंटरनेट बंद, फोन बंद, नेता नजरबंद। बड़े बड़े नेता, 3-3 बार के मुख्यमंत्री महीनों तक बिना किसी आरोप के बंद रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी हुई, बड़े बड़े मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई, लेकिन अमित शाह अपनी बात पर अड़े रहे कि सब ठीक है, सब सामान्य है।
जबकि जमीन पर हालात कुछ और थे। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चे तक इसका शिकार बने, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, कितने घर उजड़ गए, कितनी माओं की गोद सुनी हो गई। ये हिसाब आज तक किसी ने नहीं दिया। और ये सब उस दौर में हुआ जब गृह मंत्री कोई और नहीं, अमित शाह ही थे। दोस्तों फिर आया सीएए और एनआरसी का मामला। दिल्ली की सड़कों पर लोग बैठ गए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। शाहीन बाग का नाम पूरी दुनिया में गूंज गया। लेकिन इसी दौरान दिल्ली में दंगे भड़क गए। फरवरी 2020 के दंगे, जिनमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, संपत्ति का करोड़ों का नुकसान हुआ। और यह सब तब हुआ जब दिल्ली की पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी अमित शाह के अधीन। सवाल यह उठा कि जब दंगे हो रहे थे तो पुलिस कहां थी? जब मासूम लोग मारे जा रहे थे तो पुलिस क्यों नहीं आई? कई वीडियो सामने आए जिनमें पुलिस या तो चुप खड़ी दिखाई दी या फिर दंगाइयों के साथ मिली हुई थी। लेकिन जवाबदेही किसकी बनी? किसी की नहीं। मामला दब गया और इसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए वो ज्यादातर वो थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, यानी पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया गया। ये गजब का न्याय है दोस्तों। दंगा करने वाले खुले घूम रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले जेल में हैं। दोस्तों फिर आया किसान आंदोलन। पूरे 1 साल तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे, ठंड में बैठे, गर्मी में बैठे, बारिश में बैठे। 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। बॉर्डर पर कीलें लगाई गई, कटीले तार लगाए गए, सड़कें खोदी गई, जैसे किसान कोई दुश्मन देश की सेना हो। लखीमपुर खीरी में तो 4 किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम आया, लेकिन मंत्री की कुर्सी सलामत रही। ना कोई इस्तीफा, ना कोई जवाबदेही। और यह सब गृह मंत्रालय के नाक के नीचे हो रहा था। सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि यह राज्य का मामला है। भाई अगर हर बार जवाबदेही से भागना है तो फिर गृह मंत्रालय है ही क्यों? बस साइन बोर्ड लटका दो और घर चले जाओ। दोस्तों फिर आया महिला पहलवानों का मामला। जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत करके लाई, जिन्होंने ओलंपिक में तिरंगा फहराया, जिन पर देश को गर्व है, उन्हें दिल्ली की सड़कों पर घसीट करके मारा पीटा गया। जंतर मंतर पर उनका धरना चल रहा था। वो एक बड़े नेता के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगा रही थी, लेकिन उनकी सुनने के बजाय उन्हें उठा करके फेंक दिया गया। पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी। पूरी दुनिया ने भारत की बेटियों के साथ हो रहा ये सलूक देखा। और गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस देख रहा था। इस पर भी सवाल उठे, इस पर भी इस्तीफे की मांग हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों फिर आया मणिपुर का मामला। मणिपुर महीनों से जलता रहा। 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए। महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं मिलते। एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा था। पूरा देश शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की चुप्पी नहीं टूटी। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, मणिपुर चलता रहा। और अंत में जब बहुत दबाव पड़ा तब कहीं जाकर के कुछ बयान आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे, बहुत सी माओं की गोद सुनी हो चुकी थी, बहुत से बच्चे अनाथ हो चुके थे। और आज तक मणिपुर पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया। यह गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी नाकामी थी। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि आप अपने ही देश के एक राज्य को महीनों तक जलने दें। दोस्तों अब आते हैं ताजा मामले पर। 20 जुलाई की घटना, छात्र आंदोलन। इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं। बस इतना कहूंगा कि जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक था। निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसी, पैलेट गन चली, सर फोड़े गए, महिला छात्रों के साथ बदसलूकी हुई। और इस बार बात सिर्फ भारत तक नहीं रुकी, अमेरिका तक इसका असर पहुंचा। वहां भी प्रदर्शन हुए, दुनिया भर के अखबारों में ये खबर छपी, भारत की छवि पर बहुत बड़ा दाग लगा। और इस पूरे मामले में जिस पर सबसे बड़ा सवाल है वो ये है अमित शाह, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन है। किसी ने तो आदेश दिया होगा, किसी ने तो हरी झंडी दी होगी। एक मजिस्ट्रेट अपने दम पर इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता है, लेकिन जवाब कौन देगा ये अभी तक तय नहीं है। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, ये पहला विकेट था। और क्रिकेट में जब पहला विकेट गिरता है तो बाकी विकेट भी गिरने लगते हैं। अब सबकी नज़र दूसरे विकेट पर है और दूसरा विकेट अमित शाह का ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता, और लेगा भी क्यों? जब मंत्रालय आपका है, फैसले आपके हैं, आदेश आपके हैं, तो जवाबदेही भी आपकी ही होगी।
दोस्तों अब बात करते हैं आज की। आज संसद में अमित शाह एफसीआरए बिल पेश करने वाले हैं, लेकिन असली मुद्दा बिल नहीं है। असली मुद्दा वो सवाल है जो विपक्ष उनसे पूछने वाला है, और यहीं पर पेंच फंसता है, क्योंकि अमित शाह जी पिछले कई दिनों से लापता चल रहे हैं। संसद में नहीं आ रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, कैमरे से दूर हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन्हें रिमोट से बंद कर दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है जो हर 2 दिन में एक नई रील बनाते रहते हैं, नए कपड़े, नए लोकेशन, नया मैसेज। लेकिन अमित शाह तो रील में भी नहीं है, रियल में भी नहीं है। तो आज जब वो सदन में आएंगे तो विपक्ष उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। एक एक सवाल पूछा जाएगा, एक एक मुद्दे पर जवाब मांगा जाएगा, और अगर उन्होंने चुप्पी साधी तो हंगामा होना तय है। दोस्तों एक और मुद्दा है जिसकी चर्चा हो रही है, राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा हुआ विवाद है। इस पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। पैसा कहां जा रहा है, हिसाब कौन रख रहा है, पारदर्शिता क्यों नहीं है, ये सब सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं, और आज सदन में ये मुद्दा भी उठ सकता है। यानी अमित शाह के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है। एक तरफ बिल पेश करना है, दूसरी तरफ इतने सारे सवालों का जवाब देना है, और दोनों में से कोई भी काम आसान नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की, क्या एक लोकतंत्र देश में ऐसा गृह मंत्री होना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, और मैं ये बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के कह रहा हूं। दोस्तों गृह मंत्री का पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति को शांति और अमन का प्रतीक होना चाहिए। उसकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई मुसीबत में हो तो वो उसके नाम से भरोसा पाए। लेकिन यहाँ हालात उल्टे हैं। यहाँ लोग गृह मंत्री का नाम सुनकर के सहम जाते हैं, छात्र सहमते हैं, किसान सहमते हैं, महिलाएं सहमती हैं, अल्पसंख्यक वर्ग सहमते हैं। क्या यही एक गृह मंत्री की पहचान होनी चाहिए? दोस्तों लोकतंत्र का मतलब है कि सत्ता जनता की सेवा में हो, जनता को दबाने में नहीं। लेकिन यहां तो सत्ता का इस्तेमाल विरोधियों को कुचलने में हो रहा है। जो सरकार के खिलाफ बोले उस पर ईडी छाप देगी, जो सड़क पर उतरे उस पर लाठियां बरसेगी, जो अदालत में जाए उसके खिलाफ नए नए मुकदमे दायर होंगे। ये लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, ये किसी और चीज का नाम है, और इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार गृह मंत्रालय है। दोस्तों एक बात और सोचिए, एक गृह मंत्री की जवाबदेही क्या होती है? अगर देश में कहीं भी कोई गड़बड़ हो, कोई हिंसा हो, कोई अशांति हो, तो सबसे पहले जवाब गृह मंत्री को देना होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हर बार गड़बड़ी होती है तो गृह मंत्री गायब हो जाते हैं, कोई सामने नहीं आता है, कोई बयान नहीं आता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो फिर ये गृह मंत्रालय है ही क्यों? बंद कर दो, खत्म कर दो, बचा हुआ पैसा दूसरी जगह खर्च करो। दोस्तों ब्रिटेन देखिए, वहां जब कोई मंत्री गड़बड़ करता है तो अगले दिन इस्तीफा दे देता है। जापान देखिए, वहां भी यही होता है। यूरोप के देशों में भी यही होता है। नैतिकता के आधार पर लोग पद छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ नैतिकता नाम की चीज राजनीति से जैसे विदा ले चुकी है। यहाँ कोई कुर्सी नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न हो। कुर्सी से चिपके रहते हैं जैसे वो कोई पैतृक संपत्ति हो। लेकिन दोस्तों अब हवा बदल रही है, जनता जाग रही है, और जब जनता जागती है तो कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं एनडीए के अंदर की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये 2 नाम हैं जो मोदी सरकार की चाबी हैं। इनके बिना सरकार एक दिन नहीं चलेगी, और ये दोनों नेता अंदर ही अंदर बहुत नाराज बताए जा रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार, क्योंकि अमित शाह ने उनका राजनीतिक करियर लगभग बर्बाद कर दिया। बिहार चुनाव से पहले खुलेआम कह दिया था कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और वही हुआ। तो नीतीश कुमार ये अपमान कैसे भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, बस मौके का इंतजार कर रहे हैं, और वो मौका अब आ गया है। अगर नीतीश कुमार और नायडू के साथ मिलकर के अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी तो मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, या तो अमित शाह का इस्तीफा या फिर सरकार का पतन। और बचानी सरकार है तो कुर्बानी अमित शाह की ही देनी पड़ेगी। ये राजनीति की क्रूर सच्चाई है। कोई भी शतरंज में राजा को बचाने के लिए वजीर की कुर्बानी देता है, और यहां भी शायद यही होगा। दोस्तों अब बात करते हैं जनता की। जनता अब समझ चुकी है। अब वो पहले जैसी नहीं है जो बस चुनाव में वोट दे करके घर बैठ जाए। अब वो सड़कों पर उतर रही है, सोशल मीडिया पर आवाज उठा रही है, सवाल पूछ रही है, और अब जनता सवाल पूछती है तो जवाब देना ही पड़ता है। पहले सरकारें जनता को बेवकूफ़ समझती थी, सोचती थी कि हम जो कहेंगे जनता वही मान लेगी। लेकिन अब जनता के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। अब हर खबर हर घर तक पहुंच रही है, हर घोटाला उजागर हो रहा है, और यही वजह है कि सरकारें डरी हुई है। इसीलिए तो हर नए यूट्यूबर पर मुकदमे हो रहे हैं, हर सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी हो रही है। लेकिन आवाज़ें फिर भी उठ रही हैं, और यही आवाज़ें अमित शाह की कुर्सी हिला रही है। दोस्तों मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में कुछ बड़ा होगा। या तो अमित शाह खुद ही किसी और पद पर भेज दिए जाएंगे, या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी पीएम बना करके गृह मंत्रालय से हटाया जा सकता है। ये एक बीच का रास्ता होगा, न इस्तीफा दिखेगा न कुर्सी बचेगी। लेकिन दोस्तों जनता को ये चालाकी समझ में आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये जश्न मनाने वाली बात नहीं होगी।
असली जश्न तब होगा जब असली जवाबदेही तय हो, जब जो लोग जिस घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिले। सिर्फ कुर्सी बदलने से कुछ नहीं होगा, असली बदलाव तब आएगा जब पूरी सोच बदलेगी। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। आज संसद में क्या होगा इस पर सबकी नज़र है। क्या अमित शाह सामने आएंगे? क्या वो सवालों के जवाब देंगे? क्या विपक्ष उन्हें आराम से बिल पेश करने देगा, या फिर आज संसद में एक बार फिर हंगामा होगा? ये सब कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो चल रहा है वो अब लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्द फैसला होगा, और ये फैसला ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का फैसला नहीं होगा। ये इस बात का फैसला होगा कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। ये इस बात का फैसला होगा कि जनता की आवाज की क्या कीमत है। ये इस बात का फैसला होगा कि जो लोग सत्ता में हैं वो जवाबदेह हैं भी या नहीं। दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अमित शाह के इस्तीफे को सिर्फ राजनीतिक जीत के तौर पर मत देखिए, इसे लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखिए। क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता जवाबदेही के आगे झुकता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब भी कोई नेता बिना जवाबदेही के बच निकलता है तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। तो ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, हर उस भारतीय की है जो चाहता है कि उसका देश एक असली लोकतंत्र बने, जहां हर आदमी बराबर हो, जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो, जहां कानून सबके लिए एक हो, जहां ताकतवर से ताकतवर आदमी भी अगर गलती करे तो उसे जवाब देना पड़े। यही असली भारत की परिकल्पना है, और इसी परिकल्पना के लिए अमित शाह जैसे लोगों को जवाबदेह बनना जरूरी है। दोस्तों, अंत में एक बात और कह देता हूं, अमित शाह जी को अगर सचमुच देश की परवाह है, अगर वो सचमुच बीजेपी को बचाना चाहते हैं, अगर वो सचमुच लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, तो उन्हें खुद ही आगे बढ़ करके इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए, ताकि लोग ये माने कि हाँ, ये लोग भी इंसान हैं, गलती स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन शायद ये सब उम्मीद बेकार है, क्योंकि जिनकी आंखों में कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो नैतिकता की बात क्या समझेंगे। खैर, वक्त बताएगा कि क्या होता है, लेकिन एक बात तय है कि जो हो रहा है वो अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बदलाव आने वाला है, बड़ा बदलाव, और ये बदलाव जनता की जीत होगी। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि अमित शाह का इस्तीफा होगा? क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में ऐसे गृह मंत्री की जगह होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असली आवाज़ है। बाकी नेता की आवाज़ तो कुर्सी के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन जनता की आवाज़ ही अंत में असली फैसला करती है, और आज उस फैसले का वक्त आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, और सच के साथ खड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।